हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन को एग्जामिनर कितने तरीके से पूछ सकता है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको साथ शेयर भी करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, ठीक है। टाइम स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है इसमें वो लिया हुआ है, लुसानी डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ठीक है ना। तो ये अभी एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट में करें। इसका जो राइट आंसर है वो नीरज चोपड़ा है। आपको पता होगा अभी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी ये जेवलिंग थ्रो फेंकने वाले प्लेयर हैं। अभी इन्होंने लास्ट में अभी जो हुई थी एक कंपटीशन, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। और इनके बारे में मैं बता दूं तो इन्होंने अभी जो लुसानी डायमंड लीग हुई है उसमें अपने पहले ही प्रयास में जो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 89.08 मीटर डिस्टेंस दूर वाला फेंक कर इन्होंने जीत हासिल की है, ठीक है ना। और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो लुसाने डायमंड लीग बनती है, ठीक है। और इन्होंने कितनी डिस्टेंस में फेंका है, 89.08 मीटर दूर वाला फेंका इन्होंने पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट पहले ही फर्स्ट जो इसमें क्या ना 5 या 6 टाइम आपको चांस मिलता है वाला फेंकने का। और उसमें जो बेस्ट रहता है वो उसका एवरेज निकाल के जो भी बेस्ट रहेगा वो आपका माना जाता है। एक तो आपका जो सबसे लंबी दूरी पर माना जाता है और दूसरा जो बेस्ट रहता है उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये 2-3 ऑप्शन बनते हैं इसमें। और इसमें ये नीरज जो हैं वो अब ये इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है, ठीक है ना। तो अब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और इसके साथ ही इन्होंने जो ये जीत हासिल की है, इसी चीज़ के साथ अभी 7 या 8 सितंबर को, 7 एंड 8 अक्टूबर को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 और 8 सॉरी अक्टूबर नहीं, 7-8 सितंबर को ज्यूरिख में एक डायमंड लीग होने वाली है। उसका जो जो फाइनल्स में जो जगह बनाते हैं, जो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें उन्होंने जगह बना ली अपनी, ठीक है ना। तो अब इनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें ये 4-5 पॉइंट बनते हैं। एग्जामिनर आपको इसको कई तरह से ट्रिक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। वो इसमें ये आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछ सकता है कि जो नीरज चोपड़ा ने अभी जो लुसानी डायमंड लीग हुई है उसमें कितने डिस्टेंस मीटर भाला फेंका है। तो इसका जो राइट आंसर 89.08 रहेगा। दूसरी चीज़ इसमें पूछ सकता है कि जो अभी हाल फिलहाल में जो लीग हुई है उसका नाम क्या है, तो वो लुसानी डायमंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन नॉर्मल था कि पहले जो लुसाने डायमंड लीग हुई है इसमें जो पहले भारतीय खिलाड़ी है वो कौन है, ठीक है ना। तो नीरज चोपड़ा है, अभी तक पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने अभी ये लीग ये विनर हुए हैं। और इसके साथ साथ ये इसका भी पूछ सकता है कि जो अभी क्वालिफाई हुए हैं वो किस लोग के जगह हो रही है लीग, और उस लीग का नाम क्या है। तो ज्यूरिख में हो रही है और डायमंड लीग है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि अबू धाबी मास्टर शतरंज किस भारतीय ने जीता है, ठीक है ना। तो ये अभी अबू धाबी में एक कंपटीशन चल रहा है शतरंज का, उसके बारे में। तो ये कह रहे हैं कि जिसमें 4 ऑप्शन लिए हुए हैं मैंने, अर्जुन एरेगासी, आदित्य सामंत, मुरली कार्तिकेयन, आर्यन चोपड़ा। और गाइज अगर आपको आंसर पता हो तो इसमें कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो अर्जुन अरगासी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको एक क्लियर पॉइंट और बता दूं कि कुछ दोस्तों ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए होंगे और कुछ अभी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है। तो एक क्वेश्चन के लिए 30 to 40 सेकेंड आपको मिलते हैं। तो इसी में अपनी आपको आंसर देना होता है, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाओगे। अगर उससे ज़्यादा आप टाइम लगने तो आपको अभी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जीके के या जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं इनको बार बार आप जब रिपीट करते हैं तभी आप इनको ध्यान रख पाएंगे। आप ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कोई फॉर्मूला याद कर लो या वैसे नहीं होता है, इसको बार बार करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है तब जाके होता है, ठीक है ना। तो अर्जुन एरेगासी इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं। अभी जो अबू धाबी में चैंपियनशिप चल रही है उसके बारे में ये।
तो इनकी जो एज है वो 18 ईयर्स है, अभी 18 ईयर्स के हैं, ठीक है ना। इनकी जो एज है 18 ईयर्स है। और ये इन्होंने जो ये कंपटीशन है, ठीक है, उसमें इन्होंने 25 खिलाड़ियों को हराया है, ठीक है, तब जाके ये इनको ये कंपटीशन में विनर हुए हैं। और इसमें जो फाइनल में इन्होंने जिसको हराया है वो है स्पेन के डेविड एंटोन, और उसमें जो पॉइंट बने थे इनके 7.5 बने थे। और इसके साथ ही इन्होंने जो लाइव रेटिंग में जो पॉइंट हासिल किए हुए हैं वो 2724 हासिल किए हैं, ठीक है। तो इसमें ये 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इन्होंने जो पॉइंट हासिल किए हैं वो कितने पॉइंट हासिल किए हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो ए ग्रुप से लेके डी ग्रुप तक, मतलब लोअर से लेके हायर लेवल के हिसाब से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। और उसमें मैं हर पॉइंट को लेके चल रहा हूँ। जैसे कुछ दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर ग्रुप डी या ग्रुप सी या ग्रुप बी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं पूरा A to Z इसमें कवर करके चल रहा हूँ, जिससे कि कोई लोअर लेवल अभी तैयारी कर रहा है या कोई मीडियम में और वो हाई लेवल पे जा रहा है, तो सब हर बंदे को अपने अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, और पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उनको नोट डाउन करते जाएँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जो इंडिया के विश्वनाथ आनंद और डी गुरेज के बारे में आपने सुना होगा, शतरंज के ये काफ़ी अच्छे चैंपियन रह चुके हैं। और इनके बाद तीसरे नंबर पे जो रहे वो अर्जुन एरगासी हैं। इंडिया के टॉप 3 खिलाड़ियों की बात की जाए तो विश्वनाथ आनंद नंबर 1 पे, फिर डीके और अर्जुन एरगासी, ठीक है ना, 3 खिलाड़ी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टॉप 3 का नाम क्या है, या अर्जुन एरगासी जो है वो इंडिया में कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3rd नंबर के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है वो आपको बता देता हूँ। ये क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कि अभी जो एशिया का क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है ना, वो किस जगह पे हो रहा है। तो क्रिकेट के तो काफ़ी लोग दीवाने हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा, मुझे लगता है सबको पता होगा, ठीक है ना। ये ग्रुप डी और ग्रुप सी में ये इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको अभी डिस्कस कर दूंगा। तो मैंने 4 लोकेशन ली हुई हैं, एक आपका यूएई, एक साउथ अफ्रीका, एक इंडिया, एक जिम्बाब्वे। इसमें राइट आंसर है तो बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो यूएई है, ठीक है ना। यूएई में अभी ये एशिया कप चल रहा है, तो वहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो कोई एग्जामिनर आपको अगर हाई लेवल के हिसाब से पूछता है थोड़ा ट्रिक करके, तो इसमें पूछ सकता है कि एशिया कप की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो 1984 में वो शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखना है। और जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि इसका जो पहला टूर्नामेंट, जो फर्स्ट टूर्नामेंट था वो कहाँ हुआ था, वो यूएई में ही हुआ था। जो पहला टूर्नामेंट हुआ वो भी यूएई में हुआ था, और अभी जो 15वां में हो रहा है वो भी यूएई में हो रहा है, ठीक है ना। और टीम इंडिया इसमें मेगा टूर्नामेंट की चैंपियन भी बनी है, ठीक है ना। और अब तक इसका जो आयोजन हो चुका है वो 14 बार हो चुका है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिया कि 15वां ये हो रहा है। और इसमें जो अपनी इंडिया है उसने 7 बार अपनी ट्रॉफी अपने नाम की है, ठीक है ना। और श्रीलंका ने ये 5 बार ट्रॉफी ली है, और 2 बार अदर किसी ने ली है, ठीक है ना। मैंने 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वही मैंने ऐड किए हुए हैं, इंडिया का और श्रीलंका का। इन लोगों ने ही मतलब सबसे ज़्यादा जीते। या आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है ये कि जो एशिया कप है उसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीती है वो किस देश ने जीती हुई है, ठीक है ना। तो उसमें इंडिया 7 बार, इंडिया से ज़्यादा किसी ने जीती है, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये अभी चल रहा है, अभी इसका फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी फाइनल आ जाएगा तब बताएंगे। और अभी चल रहा था, अभी हुआ था जो उसमें इंडिया विनर हुआ है, अभी जो लास्ट वाला मैच हुआ है उसमें, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं। हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई अलोन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये काफ़ी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात होती है, जो अपनी ग्रीन्स बुक होती है उसमें नाम जो मेंशन किए जाते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन लिए हुए मैंने, मैक रदरफोर्ड, चार्ल्स लिंडबर्ग, जिमी डलिटल, नोएल बियर्न। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मैक रदरफोर्ड का है। और ये मैक रदरफोर्ड के बारे में बता दूं तो ये काफ़ी दिलचस्प इंसान है, इनके बारे में डिटेल में आपको थोड़ी सी बता दूं। इन्होंने अभी इनकी जो एज हुई है वो 17 साल की हुई है। इनकी जो एज हुई है अभी 17 साल की एज हुई है, और 17 साल की एज में इन्होंने पूरी दुनिया में अकेले इन्होंने उड़ान भरी थी।
और सबसे कम उम्र के पायलट हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जब 14 साल थी और 14 साल की एज में ये इनके जो फादर हैं वो भी पायलट हैं, ठीक है ना। तो इनके फादर तो पायलट हैं और इनके साथ ये 14 साल की एज से ही कई बार अपनी उड़ान भर चुके हैं। तब उनके साथ थे, लेकिन अब ये अकेले अपने उड़ान भरी हुई है। और जो सबसे कम उम्र का जो अभी विश्व रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिया इन्होंने। और जो स्टार्टिंग इन्होंने की हुई है, जो अपनी उड़ान जिस जगह से भरी थी उस जगह बुल्गारिया से इन्होंने इसका जगह भरी थी। वहाँ की एक कंपनी थी, उसने इस चीज़ की, बुल्गारिया की एक कंपनी, उसने ही स्पॉन्सर की थी, इनको पैसा दिया था इन सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करने के लिए। और इस पॉइंट से स्टार्ट करके और इन्होंने इसी पॉइंट पे एंड किया हुआ था, ठीक है ना। और इस उपलब्धि को इन्होंने ग्रीन बुक में रिकॉर्ड दर्ज करा दिया, क्योंकि काफ़ी इनसे कम एज में अभी तक और किसी ने नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने ये जो पूरी अपनी जो उड़ान कंप्लीट की हुई है वो 250 घंटों में, 250 घंटे लिए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, कि अभी जो मैक रदरफोर्ड ने अपना जो नाम अकेले उड़ान भरी थी वो कितने घंटे में कंप्लीट की थी, ठीक है। और या फिर उन सबसे पूछ सकता है कि मैक रदरफोर्ड मतलब अभी जो क्वेश्चन बनेगा कि कितनी एज के थे, एज के बारे में आप क्या पूछ सकता है कि उनकी जो मौजूदा एज थी जब उन्होंने ये कंपटीशन कंप्लीट किया था वो किस एज के थे, ठीक है ना। या फिर जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो किस फील्ड से थे, तो पायलट मतलब उड़ान पायलट फील्ड से थे कि मतलब जहाज़ को उड़ा के उन्होंने किया हुआ है, ठीक है ना। जहाज़ में मतलब सवारी उड़ाना, बम से उड़ाना नहीं है भाई, ठीक है ना। तो उन्होंने उसकी उड़ान बढ़ी थी, मतलब उसको उड़ाया था, मतलब, ठीक है ना। इसके लिए जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है कि दुनिया के किस देश ने जनगणना के आंकड़ों के अनुसार विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इसमें प्रजनन दर मतलब जहाँ पे जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, भारत। अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट में करें। इसका जो राइट आंसर है वो साउथ कोरिया है, ठीक है। साउथ कोरिया का आपके बारे में कुछ चीज़ें बताएं। साउथ कोरिया काफ़ी टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादातर हर जगह टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है ये, ठीक है। नंबर 1 तो सॉरी जापान है, पर काफ़ी सारी चीज़ों में ये अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का फाइट का तो आपको पता ही होगा, चलता रहता है। एक तरफ रसिया नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है। दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में ये है कि यहाँ पे प्रजातंत्र है और नॉर्थ कोरिया में प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ तानाशाही है। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना है अपने आप को, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिससे कि अगर एग्जामिनर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपसे कुछ भी पूछता है, ठीक है, एनीथिंग, तो आप उसका आंसर दे सको, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिए हुए हैं। तो इसने क्या है कि अभी जो लास्ट टाइम इस ईयर से पहले जो रिकॉर्ड था, ठीक है ना, वो भी इसी साउथ कोरिया के नाम पे था, सबसे कम प्रजनन का, और इस टाइम हुआ है वो भी इसी के नाम पे है। तो इसने जो अपना पुराना रिकॉर्ड है उसी को तोड़ दिया। जो 2021 के आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंग जो कोरिया की जो दर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या जो हुई थी वो 0.81 से हो गई है, जो पहले 0.84 थी। पहले ये 0.84 थी, अब 0.81 हो गई है, ठीक है ना। और सर्वे के अनुसार जो 5.1 करोड़ की आबादी वाली जो कोरिया की आबादी है, मतलब जो 21वीं सदी आएगी वो वहाँ पे बताया जाता है कि ये 53%, मतलब हाफ रह जाएगी पूरी, ये आधी रह जाएगी यहाँ की जनसंख्या। अब आप देखेंगे चाइना और इंडिया में तो जनसंख्या भरमार हो रही है, बट कुछ कंट्री हैं जहाँ पे अभी जनसंख्या कंट्रोल में कह सकते हो और वहाँ पे डिक्रीज हो रही है। कंट्रोल की तो बात ही अलग है, वहाँ पे और डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। तो जैसे आप एसएससी वगैरह की या आरपीएफ की या पीसीएस या फिर टीचिंग लाइन की जैसे टेट वगैरह के एग्जाम होते हैं तो उनमें ये जनरल कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिन दोस्तों ने एग्जाम दिए होंगे तो उनको पता होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैंने सारा कुछ नहीं लिया है क्योंकि करंट अफेयर में होता तो बहुत कुछ है, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन है वही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम शुरू करेगी, ठीक है। तो अभी रसिया के बारे में आपने काफ़ी न्यूज़ सुन रहे होंगे कि रसिया यूक्रेन में फाइट वगैरह हो रही है, और जो
ये कंट्री हैं तो पार्टीशन हो गया है, इजराइल की तरफ कुछ कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, कुछ कंट्री अपना अमेरिका और ये यूक्रेन वाली साइड पे सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है ना। और रसिया पे कई लोगों ने अभी प्रतिबंध भी लगा दिया है, ठीक है ना, इकोनॉमी के लिए, जिससे इकोनॉमी इसकी डैमेज हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी रसिया के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं कि आपको किसके रिगार्डिंग कहाँ पे फाइट हो रही है, किस तरह से। ये नॉर्मल सी, पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, तो ये ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, ठीक है। ग्रुप डी में ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट लोग पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं मैं बहुत हार्ड पढ़ूँ तो उसमें उस तरह का नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने A to Z मतलब बहुत लोअर लेवल से मैंने पूरा इसमें मतलब आपका कलेक्ट किया हुआ है, जिससे आपको A to Z सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, अफ्रीका, हंगरी, ब्राज़ील, इजराइल। तो जो हंगरी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जर्मनी की, तो सॉरी कंट्री नहीं सिटी होना चाहिए, एक मिनट, हाँ हाँ हंगरी है, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ना। तो हंगरी, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो रूस की जो परमाणु कंपनी है, ठीक है ना, जो रोसोटम, तो उसने हंगरी में मतलब 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण कर रही है, ठीक है। ये जर्मनी की कैपिटल है हंगरी, ठीक है। तो उस जगह पे ये कर रही है जर्मनी ने, मतलब का अभी जो अमेरिका की साइड था सेकेंड वर्ल्ड वार से ही, जब से जो तानाशाह था हिटलर वहाँ का जब से आ रहा था, तो वो पूरा जुर्माना वगैरह भर रहे हैं जर्मनी वाले काफ़ी सारा। तो आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा, उसके बारे में डिटेल में कभी किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो अभी जर्मनी ने अपना ऐसा कुछ उस पर जो बाउंडेशन थी उसको उसने अपने ऊपर अलाउ नहीं किया है, उसका पूरा सब कुछ रसिया के साथ अभी काम चल रहा है। और जो परमाणु ऊर्जा ये जब चलाएंगे तो इसके लिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ से ये चला रहे हैं कि जिससे यहाँ पे हंगरी में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जो कमी चल रही है वो उस चीज़ को वो फुलफिल कर सके, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कलकत्ता, यानी जो अब उसे कोलकाता कहते हैं, से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन कब हुआ था, ठीक है ना। ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, 28 अगस्त 1904, 20 अगस्त 1906, और थर्ड है 22 अगस्त 1904, 24 अगस्त 1904, ठीक है। मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, अगर किसी को पता है तो वो उसमें कमेंट में करके बताए मुझे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 28 अगस्त 1904 है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये जो रैली हुई थी वो कार के लिए हुई थी, तो ये आज ही के दिन मतलब 28 अगस्त को ही 1904 में ये रैली हुई थी। तो वहाँ पे क्या है ना, सारी जो कार थी उस टाइम की उनको इकट्ठा किया गया था, ठीक है ना। और ये जो रैली की गई थी वो 40 किलोमीटर तक की रैली थी, ठीक है। ये कोलकाता से आर्मी कंटोनमेंट था वहाँ से लेके बैरकपुर तक गई थी ये, ठीक है ना, बैरकपुर तक गई थी। और इसका जो उस समय आयोजन किया गया था वो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने किया था, ठीक है ना। और उसमें उसका इस काफ़ी मतलब अच्छा बताते हैं कि काफ़ी भव्य आयोजन किया था। और मतलब एक ये भी था कि एक तरह की रैली नहीं, मतलब कार में आदमी को कितना आराम मिलता है, सुखदायक, उस तरह की एक फैसिलिटी के हिसाब से एक मतलब ये रैली निकाली गई थी। इसमें जो लोग गए थे वो जो वहाँ के महाराजा थे बहादुर सर जीतने राव मोहन टैगोर के, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो चाय पार्टी के लिए ये सब लोग पहुँचे थे, वहाँ पे ये चाय पार्टी हो रही थी उसके लिए, एक फंक्शन के लिए। और उस दौर में मतलब उस टाइम पे क्या था कि जो कार स्टार्ट होती है वो हाथ से एक लीवर होता है, जो पुरानी गाड़ियाँ जिन लोगों ने देखी होंगी, अब तो सिर्फ चाबी को थोड़ा सा मूव करो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। पहले जब स्टार्टिंग में ये नई नई चीज़ें थी तो उस टाइम पे काफ़ी उतना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं थे कंट्री, तो उस टाइम पे ये सिचुएशन थी, ठीक है ना। और इनके टायर भी ज़्यादा पंचर हो जाते थे, इसलिए इन्हें लंबी दूरी के लिए काफ़ी जोखिम भरा माना जाता था। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्टेंस वगैरह पूछ सकता है, ठीक है ना। या ये पूछ सकता है कि इसका जो आयोजन किया था उन्हें, जो ये योजना ये मतलब कार रैली हुई थी उसका किसने किया था, तो ये ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने किया था, ठीक है। ये पॉइंट इसमें याद करने वाला है, ओके ना। और जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया हुआ है वो है
हम्म। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है। अभी जो अपने गहलोत जी हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने अभी यहाँ पे जो राजीव गांधी सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी है तो उसका अभी उद्घाटन किया है। तो इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी 20 अगस्त को ही इन्होंने जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो माता इंदिरा गांधी जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद ही इनको तुरंत प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनका पहले से कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था, ठीक है। ये एक पायलट थे, जो कहा जाता है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये पायलट थे, और इनको डायरेक्ट ही फिर इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। और उसके बाद कई सारे क्वेश्चन भी उठे थे, तो वो एक काफ़ी एक लॉन्ग डिस्कशन अलग है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको किसी अदर वीडियो में। तो इनके जो जन्म दिवस पे अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने, ठीक है ना। तो अभी जयपुर में ही, हाँ ये एक इसमें इम्पोर्टेंट बंदा है कि इसका क्वेश्चन में ये आपकी लोकेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये जयपुर है, सिटी का नाम पूछ सकता है। तो जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ इस टेक्नोलॉजी का मतलब एक तरह का एक आप मान सकते हो कि एनजीओ मान लो, या फिर एक तरह की आपकी एक स्कीम मान लो, या फिर आपका मान सकते हो कि इन्होंने गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी है आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा आपको कि जो आज के आने वाले टाइम में और जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, क्योंकि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग में इसलिए नहीं मानता क्योंकि बंदा को सिर्फ थ्योरेटिकल उतना दिया जाता है, लेकिन वो क्वालिफिकेशन करने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसको कोई कंपनी मतलब अपने हायर कर ले, मतलब ट्रेन नहीं होता किसी चीज़ के लिए। तो इसी चीज़ के लिए साथ साथ तो उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ कुछ शॉर्ट टर्म के कोर्स स्टार्ट करेंगे, और इसमें इनको टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आज की टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड है जिन्हें, जैसे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, डाटा एनालिटिक्स है, ठीक है ना। इन सब के फील्ड में मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा, जिससे वो किसी भी कंपनी में ईजी वे में हायर हो सकें या अपना खुद का स्टार्टअप कर सकें, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें कहना है कि जो भी मतलब जो इसमें जो सिखाएंगे वो बी.टेक, BCA, MBA जैसे मतलब जो भी पेशेवर स्नातकों के लिए 1 सप्ताह से 6 महीने तक की अवधि के लिए उन्नत और उभरती IT आधारित तक प्रमुख तकनीकी जैसे आर्टिफिशियल, जो मैंने अभी ये ऊपर आपको सारी चीज़ें बताई वही सारी चीज़ें इसमें सिंपल था। वही चीज़ है कि आपके आने वाले टाइम में और ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड रहेगी, तो अपना कोर्स के साथ साथ आपको और टेक्निकली आपको ट्रेन कैसे किया जा सकता है इसके रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो आपको इसमें 2-3 पॉइंट बनते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि किस डेट को ये योजना इन्होंने जो अभी इसका उद्घाटन किया है वो किस डेट को किया है, ठीक है, और किसके जन्मदिन पे किया है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्मदिन किसने किया हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, किस लोकेशन सिटी में किया है, जयपुर में, किस स्टेट में, तो ये राजस्थान हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके यूज क्या टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, किस तरह का, तो ये टेक्निकल रहेगा। आर्टिफिशियल ये सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ में काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं, तो सारी चीज़ें मैं जो जो नोट डाउन करा रहा हूँ वो ध्यान रखें, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको विदाउट डिले मिल सके, ठीक है ना, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, बेल आइकन ऑन कर लेना उस चीज़ का, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है इसमें, भारत की किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने एक खास डूडल बनाया है। ये डूडल क्या है, डूडल के बारे में आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूँ कि जब भी आप गूगल का पेज ओपन करेंगे जब भी, तो आपको यहाँ नीचे जो सर्च लिखा होता है इसी के ऊपर एक इमेज बनी आती है, ये इसको डूडल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे फेमस लोग होते हैं या जिन लोगों ने कुछ किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ अलग किया हुआ है, या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट डेट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है या कुछ घटना है, तो उसके बारे में वो लोगों को जागरूक करने मतलब अपनी एक तरह से कहते हैं ना श्रद्धांजलि देने के लिए वो इस चीज़ को बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, मुत्थु लक्ष्मी रेड्डी, अन्नामणि,
काजी जोहरा बेगम और इसमें से कोई नहीं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट में करें। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, वो है राइट आंसर इसका अन्नामणि। ठीक है, ये अन्नामणि जी थी। इनकी जयंती पे 104वीं जयंती थी, तो उसके उपलक्ष्य में अभी गूगल ने अपना डूडल बनाया। तो ये अन्नामणि जी कौन थी और क्या थी, मैं इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। कि जो अन्नामणि जी थी, ये जो वेदर मतलब जैसे जो इंडिया में अभी हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पे किस तरह का मौसम है, ठीक है ना। तो इसके मामले में इनका रिसर्च हुआ था, तो इनको भारत की मौसम महिला भी कहा, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको, ठीक है ना। इस नाम से ये प्रसिद्ध थी और इनके ही पूर्वानुमान के क्षेत्र में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था, ठीक है। इसी की वजह से मौसम की सटीक पूर्वानुमान लगाया जाना संभव हो सका। और इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट ये भी बन सकते हैं कि इनसे आपसे पूछा जाता है कि जो अन्नामणि जी हैं वो किस डिपार्टमेंट से थी या किस फील्ड में उन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है ना। तो इसमें वो 2 पॉइंट, अगर आपको भारत की मौसम के बारे में और रिन्यूएबल एनर्जी, इन 2 के बारे में अगर पूछा तो दोनों ही रहेंगे। अगर सिर्फ एक ऑप्शन रहता है तो आप मौसम महिला या रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी मजबूत ज़मीन तैयार की थी। और इन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन है उनमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रमुख पद रहते हैं हाई लेवल के, उन पर भी रहकर इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये इंडिया की रहने वाली थी, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट को ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते जाना, क्योंकि काफ़ी वो है। और अगर मान लो आप नहीं तो आप वीडियो को फिर दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए मैं एक जब भी आप स्टडी करते हैं तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। स्टडी करने का क्या रहता है कि हम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है ना, जैसे आज हमने कोई चीज़ पढ़ी तो वो दूसरे दिन हमको 100% याद नहीं रहती। ये ह्यूमन नेचर है। बहुत ही ज़्यादा ही किसी का IQ लेवल हाई हो तो उसकी मैं कह नहीं सकता, बट मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि जो आज हम पढ़ते हैं उसका 50% तक हमें नेक्स्ट डे याद रहता है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ पढ़ें, आज जैसे आपने पढ़ा तो उसका सेकंड डे या थर्ड डे एक बार रिवाइज कीजिए। ये आपका सेकंड टाइम रिवाइज हो गया। उसके बाद जो आपको चीज़ रहेगी 3-4 दिन याद रहेगी। उसके बाद फिर उसी सेम चीज़ को जो आपने आज पढ़ा, जैसे आपने आज ये वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है ना, तो अभी ये 2 या तीसरे दिन आप इस वीडियो को फिर दोबारा से देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो आप 1 हफ्ते बाद देखिए। अगर आपने नोट डाउन कर लिए तो आप कहीं भी, अगर मान लो आपके पास नेट सर्विस नहीं है, क्योंकि मान लो कुछ रूरल एरिया में, वैसे तो हर जगह है जहाँ तक है इंटरनेट की सुविधा अब हर जगह, तो क्योंकि ट्यूशन टीचर में जाओगे तो काफ़ी पैसा लगता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें फ्री हैं कि आप थोड़ा सा अपना रिचार्ज करा के आप इन सब चीज़ों का आप सीख सको। तो आप इस चीज़ को 2 दिन बाद देखिए, फिर 1 हफ्ते बाद देखिए, फिर 1 महीने बाद देखिए, तब आपको ये सारी चीज़ें होंगी वो एकदम माइंड में आपके सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, एक स्मार्ट वर्किंग होती है, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर लो, जब तक उस पर आप एक थोड़ा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं रहोगे, उसको एक स्मार्ट वर्क में नहीं करोगे, तब तक उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है, पर मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि जो लोग सफल लोग होते हैं वो किसी काम को, मतलब ये नहीं है कि किसी कोई अलग काम करते हैं, मतलब जो काम आप कर रहे हो वो आप भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हैं। आपके साथ के जो स्टूडेंट होंगे आपकी क्लास में होंगे, एक टॉपर होगा, एक लूजर होगा। तो वो टॉपर है वो भी आप ही की तरह पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या ना कि पढ़ने का उसका स्टाइल अलग है, ठीक है ना। वो उसका टाइमिंग एक अलग है, बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि सिल्क मार्क एक्सपो 2022 नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन मैंने लिए हुए हैं। एक आपका नई दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा इंदौर, चौथा लखनऊ, ठीक है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली है, ठीक है। नई दिल्ली में अभी हुआ है। और नई दिल्ली में जो किसने किया, ये अपने सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, ठीक है। तो इन्होंने अभी इस चीज़ का जो अपनी ये प्रदर्शनी थी, इस चीज़ का भी उद्घाटन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखने वाला है कि किसने इस चीज़ का किया और किस लोकेशन में, नई दिल्ली, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसका जो आयोजन का जो उद्देश्य था
उसके बारे में जैसे अगर आप बी ग्रुप या ए ग्रुप जो हाई लेवल की जो वैकेंसी होती है गवर्नमेंट की, अगर उनकी तैयारी कर रहे हो तो उनमें क्वेश्चन आपको इतने सिंपल, उसमें क्या है कि किस उद्देश्य उसकी एक थोड़ा सा डीपली जाके वो पूछता है आपसे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपका रहेगा रेशम उपभोक्ताओं के साथ सभी हितधारकों के मूल्य आधारित श्रृंखलाओं को बनाए रखना, ठीक है ना। मतलब जो अपने रेशम मतलब कपड़े का जो काम करने वाले लोग थे, उनकी जो जिस फील्ड इस फील्ड से जो भी लोग आते हैं तो उनके मूल अधिकार क्या है, उनकी क्या क्या फैसिलिटी है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, उनको बेनिफिट कैसे मिल सकता है, तो उस चीज़ के लिए बनाया गया। और इस जो ये जो फंक्शन हुआ था इसमें 12 राज्यों के 39 प्रदर्शक, मतलब जो 39 मतलब कह सकते हो आप तरह से ग्रुप कह सकते हो, ठीक है ना, कि 39 ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है। मतलब हर ग्रुप ने के एक स्टेट से हो सकता है 2 ग्रुप हो या 3 ग्रुप हो सकता है किसी स्टेट से 1 ग्रुप हो, तो इस तरह से 39 मतलब ग्रुप थे, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे इसमें नई दिल्ली रहेगा, और ये राज्य मंत्री जो दर्शना जरदोश जी हैं, ठीक है। और ये कितने राज्यों से ये जो 12 राज्यों, ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बी ग्रुप और ए ग्रुप जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन जो सी ग्रुप और जो डी ग्रुप के एग्जाम होते हैं उनमें वो सिर्फ नॉर्मल सा एक पर्टिकुलर एक आंसर में मतलब जवाब पूछ लेगा, एक वर्ड में आपको पूछ लेगा क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। आपको मैंने क्वेश्चन में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। बस मैं वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको ले लेता हूँ। थैंक यू फॉर